और इसके लिए हम पैरों को सीने की तरफ लाते हैं, इस तरह से हाथों से इसको पकड़ लेंगे और अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप योग सीखना चाहते हैं, योग में करियर बनाना चाहते हैं या खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें भारत योगा के ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरिओम। जीवन में परीक्षा की घड़ी, कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो, इंसान को चौकस तो कर ही देती है। परीक्षा की घड़ी में लड़खड़ा भी जाते हैं और परीक्षा की घड़ी में हम संभल भी जाते हैं। स्कूली परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बच्चे, तरुण और नौजवान, यानी चाहे प्राइमरी लेवल पर हों, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पर हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हों, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, परीक्षा तो परीक्षा है। सोने को भी परीक्षा देनी पड़ती है, कसौटी पे कस करके। स्वर्णकार ने स्वर्ण को जब दिया अग्नि में डाल, कांप उठा पानी भया, देख परीक्षा काल। ऐसा होता है परीक्षा का समय। लेकिन जरा सी तैयारी अगर है और हम सोचते हैं कि हम अब परीक्षा देने वाले हैं, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं रह जाती। आप संभलना सीख लेते हैं और आप अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके, पूरा ध्यान लगा करके परीक्षा को केवल पास ही नहीं करते हैं, बल्कि परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो हमारी जिम्मेदारी है, धर्म है, उसको निभाने का जो साधन है वो हमारा शरीर ही है। इसमें हमारी बुद्धि है, बुद्धि की अलग अलग क्षमताएं हैं, बुद्धि का स्तर है, स्मरण शक्ति है, संतुलन की शक्ति है यानी बैलेंसिंग कैपेसिटी, और फिर मैनेजमेंट है। ये सब कुछ करना है हमको इस तन और मन और बुद्धि के माध्यम से। इसलिए इस समय कुछ ऐसी काम की चीज़ें सीख लेते हैं जो बच्चों को अभी से करना शुरू कर देना चाहिए और उसका तात्कालिक लाभ भी मिलता है। ये ना सोचें कि अब तो एग्ज़ाम ही आ गए, अब योगाभ्यास शुरू करेंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आइए कुछ क्रियाएं कर लेते हैं और इन क्रियाओं को प्रतिदिन का हिस्सा बना लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत करिश्माई प्रभाव आपकी एकाग्रता पर, आपकी स्मरण शक्ति पर, आपकी बुद्धि शक्ति के ऊपर इसका 100% पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि ये सब अनुभूत क्रियाएं हैं। इसका नाम ही है कपाल क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइज, यानी अंतः पुष्टि क्रिया। बाहर से तो खोपड़ी सबकी दिखाई देती है, किसी की कैसी है, किसी की कैसी है, लेकिन इसके अंदर जो फैकल्टीज़ हैं उनको मैनेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसमें 5 हिस्से हैं हमारी खोपड़ी के। पहले हैं मतलब आगे पीछे और उससे पीछे का हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला। यानी एक हिस्सा है जो हमारी स्मरण शक्ति को प्रभावित करता है, एक हिस्सा है जो बुद्धि शक्ति को प्रभावित करता है और एक हिस्सा है जो संतुलन की शक्ति को प्रभावित करता है। तो हम उन तीनों की एक्सरसाइज करेंगे। और इसी तरह से हमारे जो खोपड़ी है उसका 2 हिस्से हैं, बाएं और दाएं। जो दायां हिस्सा है वो क्रिएटिव माइंड कहलाता है और जो बायां हिस्सा है वो कैलकुलेटिव माइंड है। तो इस हिसाब से हमें 5 अंगों को पुष्ट करना है। तो पहले हम करते हैं कपाल क्षेत्र की अंतः पुष्टि क्रिया। आसान सी क्रियाएं हैं, बस मुझसे देखिए और समझिए। सीधे खड़े हो जाते हैं जैसे मैं खड़ा हुआ हूं और पहली क्रिया में हम सिर को पीछे की तरफ ढीला लटका देते हैं। केवल पीछे की तरफ ढीला लटकाना है, इसको खींचना, जोर देना ऐसा कुछ नहीं है। और जो सिर का शिखा स्थान है, जहां पर पंडित जी की चोटी होती है, इस स्थान पर अपने मन को ले आएं। जिस समय गहरा श्वास लेंगे तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि इस स्थान पर उसका दबाव क्रिएट हो रहा है, श्वास का दबाव, श्वास का प्रेशर। जैसे आप गिलास के पानी में फूंक मारें तो वहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है, और जब फूंक आप बंद कर दें तो वो गड्ढा फिर से रिलीज़ हो जाता है और पानी का तल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ रुके और जब गहरा सांस लें तो दबाव का क्षेत्र यहाँ पर महसूस करें।
पूरा दबाव बन गया और उसके बाद सांस को आराम से छोड़ दीजिए, कोई आवाज़ सांस की नहीं होनी चाहिए। और आवाज़ के साथ ही मैंने कहा कि उस टेंशन को भी रिलीज़ कर दीजिए, बल्कि रिलीज़ हो जाने दीजिए, वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगी। सांस जब प्रेशर के साथ लेंगे तो वहाँ पर टेंशन और प्रेशर क्रिएट होगा, और जब सांस छूट जाएगा आराम से तो वो रिलीज़ हो जाएगा। इस क्रिया को आप केवल 5 से 10 श्वास, मात्र 5 से 10 श्वास करेंगे और उसके बाद फिर सिर को ढीला छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम करते हैं स्मरण शक्ति को प्रभावित करने वाली क्रिया, जिसमें सीधे खड़े होते हैं, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, और इसमें जो ध्यान का स्थान है वो सिर का शीर्ष भाग हो जाएगा, जो सबसे टेंडर पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट है ना। बच्चे का जब शरीर बनता है तो उसमें ये हिस्सा सबसे बाद में बनता है, तो ये हड्डी यहाँ की बाद में बनने के कारण ये हिस्सा फिर भी सॉफ्ट ही रहता है, ये ध्यान रहना चाहिए। तो इस हिस्से पर हमें ध्यान लगाना, टॉप ऑफ द हेड के ऊपर, और लेकिन ध्यान लगाने से पहले सिर को थोड़ा सा नीचे झुका लेते हैं, और इतना नीचे झुकाते हैं कि आपके पैर के पंजों से आपकी हाइट के बराबर दूरी पर नज़र टिक जाए। यानी अगर मैं 5.5 फीट का व्यक्ति हूँ तो 5.5 फीट दूरी पर अंदाज़न मैं अपनी नज़र को टिका लूँ। ऐसी स्थिति लेकर के फिर ध्यान यहाँ पर लेना, और उसी तरह से गहरा श्वास भरेंगे, जब तक श्वास भरता जा रहा है तो ये हिस्सा जो है वो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता जाएगा, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कंजेशन हो जाता है ना, वो कंजेशन आप महसूस करें कि ये हिस्सा जकड़ गया है, और जैसे सांस छोड़ेंगे वो रिलीज हो जाए। फिर से इसको करते हैं। फिर उसके बाद पैर खोल करके संतुलन बना लेते हैं। फिर तीसरा अभ्यास हम लेते हैं कि पैर फिर से मिला लिए और ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में, कंठकूप में यहाँ पर टिका देंगे। यहाँ जब हम ठुड्डी को टिकाएंगे तो खोपड़ी का जो सबसे पिछला हिस्सा है, जहाँ अपने आप हाथ लगाएं सिर पर, नीचे चलते रहें, तो जहाँ खोपड़ी की हड्डी खत्म हो रही है वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा है, उस स्थान पर आपको अपने आप को फोकस करना है। ये संतुलन के लिए है, और श्वास की प्रक्रिया यही रहेगी। इसके बाद उसी तरह से पैर खोल करके खड़े हो जाते हैं। इन तीनों क्रियाओं को अलग अलग, यानी पहले हमने शिखा स्थान पर ध्यान लगाने वाला अभ्यास किया, उसके बाद फिर हमने सिर के सबसे ऊंचे हिस्से पर ध्यान लगाने वाला अभ्यास किया, और अंत में हमने सिर के सबसे पीछे जो मेडुला वाला हमारा पार्ट है, यानी खोपड़ी के सबसे नीचे वाले गहरे गड्ढे पर, वहाँ पर ध्यान लगाने वाला अभ्यास किया। इन तीनों को एक साथ नहीं करना है। अगर हम बीच में पॉज नहीं लेंगे तो कई बार इसमें चक्कर आकर के गिरने का डर रहता है। इसलिए एक क्रिया करिए, फिर दोबारा से पैर खोल के खड़े हो जाइए, फिर दोबारा पैर मिलाइए, फिर उसको करिए। इस तरह से हम करेंगे, और ये 5 से 10 श्वास एक क्रिया को करना है। यानी 3 क्रियाएं अगर हैं तो ये हम 15 से 30 सांस इसके अंदर हमारे टोटल लगेंगे। इतना हम केवल काम करेंगे। इसके बाद हम लेट करके करने वाली क्रिया करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। शरीर में जो सूचना का आदान प्रदान होता है, यानी कंट्रोलर हमारी खोपड़ी है, और जो मजदूर है वो पूरा शरीर है।
लेकिन सिर से लेकर के नीचे पैर के तलवे तक जो पूरा कम्युनिकेशन है, सूचना का आदान प्रदान, मैंने कहा वो हमारी स्पाइन के माध्यम से होता है, क्योंकि उसके अंदर ही वो सारी की सारी सेंसरी नर्व्स छिपी हुई हैं, जिसको हमने चक्रों के अंदर बांटा हुआ है। चक्रों के बारे में आज बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर बच्चों को मेधावी होना है, प्रखर बुद्धि का होना है, अच्छी स्मरण शक्ति उनको रखनी है और अच्छा उनको अलर्टनेस डेवलप करनी है, तो फिर उनके स्पाइन जो है यानी रीढ़ की हड्डी, मेरु रज्जु, उसको पूरी तरह से पुष्ट होना चाहिए। तो ये 4 क्रियाएं लेट करके उन बच्चों को करनी चाहिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इन क्रियाओं को भी केवल 5-5 बार केवल करें, उनका काम बहुत अच्छे से चलेगा। स्थिति यह है कि श्वास भरते हुए हाथों को नीचे जंघाओं की ओर लाएं और इसी सांस को भरते हुए ऊपर तक खींच लें और फिर पंजों को अपनी ओर खींचें, जैसे मैंने खींचा हुआ है, और इस प्रकार से दाहिने बाएं दाहिने बाएं ये किया जाएगा और फिर सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। बदन को ढीला छोड़ा। इसके बाद दूसरी क्रिया की, जिसमें हम पैरों को ऐसे मिला लेते हैं, हथेलियों को सिर पर लेकर सांस भरते हुए दाहिनी तरफ, लेकिन पैर बिल्कुल मेरी तरह से मिले हुए होने चाहिए। इनका जो तलवों का साथ है वो छूटना नहीं चाहिए। इसी तरह से दूसरी ओर घुटने और पैर बिल्कुल बराबर मिले रहेंगे। इनको इस तरह से नहीं करना है जैसे मैंने अब गलत करके दिखाया है, ये आपस में यहीं मिले रहने चाहिए। इसके बाद फिर हम तीसरी क्रिया करते हैं। तीसरी क्रिया के लिए पैरों को फिर से फोल्ड किया और इनको हम सीने की तरफ ले लेते हैं, घुटनों को, और हाथों को 45 डिग्री पे टिका देते हैं ऐसे। यानी इस तरह से हमें चलना है कि पैर के पंजे हाथ के पंजे को टच करें। सांस भरते हुए चले, सांस छोड़ते हुए वापस। पैर के पंजे जब बाईं तरफ जा रहे हैं तो चेहरा दाहिनी तरफ घूम जाएगा, और जब दाईं तरफ जा रहे हैं तो चेहरा बाईं तरफ घूम जाएगा। चौथी क्रिया है जिसमें हम पैर के तलवे को जंघा से चिपका लेते हैं और घुटना जमीन पर, और इसी तरह से फोल्ड रखते हुए इसको दाहिनी तरफ जमीन की तरफ ले जाना है और चेहरे को बाईं तरफ घुमा देना है। ऐसे रिपीटेडली इसी क्रिया को हम दूसरी ओर से भी करते हैं। ये क्रियाएं करने के बाद फिर हम इसको अपने स्पाइन को मसाज देते हैं और उसके लिए कहलाता है गर्दभ गति। ये परीक्षा के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको करने से, क्योंकि गर्दभ की तरह से थोड़े से विश्राम के बाद आप फिर से काम करने लायक तैयार हो जाते हैं। गर्दभ गति करने से नींद के ऊपर कंट्रोल होता है और कम निद्रा में हम शरीर को अधिक आराम दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबके पास समय तो उतना ही है, 24 घंटे में से ही उन्हें समय निकालना पड़ेगा। तो आप कम सो करके भी अधिक फ्रेश रह सकते हैं, और इसके लिए हम पैरों को सीने की तरफ लाते हैं। इस तरह से हाथों से इसको पकड़ लेंगे और गर्दभ गति लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करेंगे। पहली क्रिया यह है गर्दभ गति की। शरीर को विश्राम देंगे और फिर दोबारा से इसको पकड़ करके दूसरी गर्दभ गति में हम आगे पीछे का मूवमेंट करते हैं। इनमें श्वास का कोई ध्यान नहीं है, फ्री ब्रीदिंग है, केवल स्पाइनल मूवमेंट है। इस तरह से
मूवमेंट करें। यानी सिंपल पेंडुलम की तरह से, पेंडुलम मूवमेंट ही इसको हम कहते हैं कि पेंडुलम मूवमेंट हम शरीर को देते हैं। और लास्ट में जो खास चीज़ है, मैंने कहा कि जैसे इसमें आगे पीछे के 3 हिस्से हैं हमारे कपाल के, जिसमें स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति और संतुलन को प्रभावित किया जाता है, उसी तरह से इसके 2 हिस्से दाएं बाएं हैं, जो कि हमारे क्रिएटिव माइंड को, कि हम नई से नई चीज़ डेवलप कर सकें, नए से नए सिद्धांत विकसित कर सकें, और हमारा जो कैलकुलेटिव माइंड है वो भी पूरी तरह से एक्टिव रहे, हम सही गलत का हिसाब किताब जोड़ के चल सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों जो हिस्से हैं वो संतुलित रहने चाहिए। तो इसके लिए हमें षणमुखी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। षणमुखी मुद्रा में आप कानों को अंगूठे से बंद करते हैं, तर्जनी से नेत्रों को बंद करते हैं, लंबी उंगली से नासिका को बंद करते हैं और जीभ से श्वास भर करके, जीभ से श्वास कैसे भरा जाएगा? का की मुद्रा में, यानी जीभ का पाइप बना लेते हैं इस प्रकार से, और इस तरह मुख से श्वास भर के फिर इस पूरी प्राणवायु को हम अपने भीतर ही धारण कर लेते हैं और उसका पूरा प्रेशर अपने पूरी कपाल पर देने के लिए ठुड्डी को कंठकूप में लगा लेते हैं। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा उस तरह करेंगे। हमने कानों को बंद किया, आँख को बंद किया, नाक को बंद किया, और फिर ठुड्डी को कंठकूप से हटा करके मैंने नाक से सांस छोड़ दिया। इस क्रिया को करने के बाद एकदम से आंख नहीं खोलनी चाहिए, थोड़ी देर शांत बैठें, प्रेशर्स को रिलीज़ हो जाने दें, जिससे कि केवल आपको व्यायाम मात्र ही नहीं होगा ये, बल्कि कहिए कि पूरी खुराक आपके खोपड़ी को मिलेगी, आपके मुखमंडल को मिलेगी, आपकी मेधा शक्ति जो है वो भी विकसित होगी, स्मरण शक्ति विकसित होगी, बुद्धि, आपका जो संतुलन है वो अधिक विकसित होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो कांति है, सौंदर्य है, वो भी विकसित होगा। हमारे नौजवान तेजस्वी हों, ऊर्जावान हों, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो लास्ट क्रिया मैंने बताई वो हम लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे कि हमारे जो दोनों तरफ के ब्रेन हैं उनका संतुलन बना रहे। ऐसे करने में दाहिने हाथ का ही प्रयोग करते हैं, और जो स्वर हमारा चल रहा है, यानी सांस तो नाक से चलता ही रहता है, लेकिन इसमें जिस स्वर से अधिक श्वास का वेग है उस तरफ से हम शुरुआत करेंगे। मैं एक बार देखता हूँ। सांस छोड़ा मैंने अपने बाजू के, अपने हथेली के ऊपर, तो मैंने देखा कि मेरे तो दोनों स्वर बराबर चल रहे हैं। अगर मेरे दोनों स्वर बराबर चल रहे हैं तो मैं शुरू इधर से भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, यानी दाएं से बाएं से कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर मेरा दाहिना स्वर अधिक चल रहा है तो मैं शुरुआत दाहिने स्वर से करूँगा, कि दाहिने स्वर से इनहेलेशन करूँगा और उसके बाद बाएं स्वर से एक्सहेलेशन करूँगा। अगर मेरा दाहिना स्वर, बायां स्वर अधिक चल रहा है तो बाएं से करूँगा। तो जो स्वर अधिक चल रहा है उधर से ही हमको श्वास की लेने की शुरुआत करनी चाहिए इस प्राणायाम में। अनामिका से हम बाएं स्वर को बंद कर देते हैं और दाहिने स्वर से इनहेलेशन कर रहे हैं। जब पूरा सांस भर जाए तो फिर मैं दोनों स्वर को बंद कर लेता हूं और थोड़ी देर के लिए रुक करके फिर
बाएं स्वर से श्वास को छोड़ता हूँ। चाहे श्वास लेने की स्थिति है, चाहे श्वास छोड़ने की स्थिति है, दोनों में ही सांस को एकदम नहीं छोड़ना है और ना ही प्रेशर से लेना है। जैसे तेल की धारा बिना टूटे बहती है, उस तरीके से इसको करना। यानी हमने दाहिने से पूरक किया और पूरा सांस भरने के बाद थोड़ी देर रोका और छोड़ने में थोड़ा अधिक समय लगे, इस बात का ध्यान रखा जाए। फिर जिधर से छोड़ा है यानी बायां स्वर, इससे ही भरना और इसको थोड़ी देर रोका और फिर लगभग दुगने समय में हम सांस को छोड़ें। यानी ये बताने का उद्देश्य है कि श्वास धीमी गति से छोड़ना चाहिए। यही प्रक्रिया आप शुरू में 3 बार से शुरू करिए। 3 बार यानी 3 प्राणायाम, 3 राउंड एक प्राणायाम के हम लेंगे और उसका लाभ आपको ये होगा कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। ये समझदारी नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, खेलना छोड़ दें, अभ्यास छोड़ दें और पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो पता चलेगा कि परीक्षा के समय वो पढ़ाई काम ना आई। तो इसलिए संतुलित रहें, धैर्य से रहें, अपने जो बुद्धि शक्ति है, अपनी जो स्मरण शक्ति है और अपना जो संतुलन है यानी बैलेंस है, उसको मत बिगड़ने दें और परीक्षा में बहुत अच्छे से उत्तीर्ण हों।